आप बहुत से स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर भी हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके स्टूडेंट खुश हो जाएंगे कि हमारा नाम लिया गया था। जो जिंदा कौमें हैं वो 25 से 30 साल के बाद अपने आईन में रेडिकल तब्दीलियां करती हैं। इस इमरानी मुआहदे की तश्कील में या इसके निफाज में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो किरदार इंटरमीडियरीज का होता है। वो सियासतदान जो कि कई अरसे से एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, ये रिडंडेंट हो चुके। कई लोग ऐसे थे जो आगे बढ़ चढ़कर ना सिर्फ चंदे देते थे बल्कि अपने बच्चे डोनेट कर देते थे टीटीपी के लिए कि आप इनको खुद को शामिल। सूफी मोहम्मद का बड़ा, सूफी मोहम्मद के आप देख लें, वक्त जब बदलता है तो हर वक्त एक नए पैगंबर का तकाजा करता है। पैगंबर नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल। ये क्लैरिटी दे दे वरना वो 800 अरब रुपए जिसका वादा हुकूमत पाकिस्तान ने किया था आज भी फाटा की तरक्की पर खर्च हो जाए तो यकीनन ये जो डिसेंट और ये जो ग्रीवेंस की आप बात कर रहे हैं ये काफी हद तक सेटल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है। पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, पिछले दिनों बेसिकली मैं एक जगह पे मौजूद था और एक कन्वर्सेशन सुनने का और देखने का मौका मिला मुझे। और वो उसमें हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो केपी जो हमारा सूबा है वहाँ से आए हुए थे और कुछ अपनी गुजारिशात और अपने कुछ तारुज़ात जो हैं उनके साथ वो मौजूद थे वहाँ पे। और जो जिरगा हुआ है अभी पिछले दिनों पीटीएम का, उसके हवाले से उन्होंने अपने जो भी नुक्ता नज़र था वो सामने रखा और उसमें ज़ाहिर है उसके दूसरी साइड की भी एक स्टोरी थी। तो ये दो तरफ की स्टोरी जो है वो मुझे सुनने को मिली और देखने को मिली और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जिसका शायद जवाब जो है वहाँ पे दिया गया और कुछ का जवाब ज़ाहिर है उसमें तशनगी रह गई होगी। ज़रा वक्त महदूद होता है इस तरह की नशिस्तों का, तो उसमें उस तरीके से गुफ्तगू जब सामने आई तो मेरे ध्यान में आया कि ये एक अच्छा मौका है कि हम ये जो सारा फिनोमिना है सब नेशनलिज्म का, या ये जो सारा फिनोमिना है कैसे ये ह्यूमन राइट एक्टिविज्म के नाम के जो सब नेशनलिज्म को परपेचुएट किया जाता है, इसको किसी तरह एकेडमिकली हम लेकर आएँ किसी डिस्कोर्स के अंदर अपने पॉडकास्ट के ऊपर। पहले भी हम बीटीएम के ऊपर और बीवाईसी के ऊपर या ऐसा कि डिफरेंट तंजीमों के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, बट दैट इज़ मोर ऑफ आई वुड एडमिट कि थोड़ा सा हॉकिश हो जाता है। तो मैं कोशिश इस बार ये करूँगा इस पॉडकास्ट में कि हम इसको थोड़ा सा एकेडमिकली डिस्कस करें कि कहाँ हमारी गलती है रियासत की, कहाँ वो लोग सही या गलत हैं और एक्चुअल स्टोरी क्या और उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने बहुत ही जो प्यारा दोस्त कहूँ प्यारे दोस्त को बुलाया है, डॉक्टर खुरम साहब, जो कि माशाल्लाह इस मौजू के ऊपर जो कि डिफरेंट इस तरह की जो तंजीमें होती हैं जिनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, एक इस सोशल साइंसेस के अंदर अब आजकल एक बड़ा बज़ वर्ड है नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स या नॉन कन्वेंशनल चैलेंजेस जो हैं उनको ये एड्रेस करते हैं, उन पे बात करते हैं। किताबें हैं इनकी इस चीज़ के ऊपर, मेकिंग ऑफ द सुसाइड बॉम्ब, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी ह्यूमन बॉम्ब्स, वो ये इनकी पहली किताब थी। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये अपने मकाला जात जो हैं उसको ये पब्लिश करवाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सर आपने पोस्ट डॉक किया और आपका पहले भी जो डॉक्टरेट था दैट वाज आल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा एनडीयू में बहुत ही छोटी एज में आप एचओडी भी बन गए। बिल्कुल माशाल्लाह, एचओडी बन के अब मैं वापस आप आ गए। तदरीस से यू हैड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू हैड टू कम बैक। और अभी लेकिन आप उनका एकेडमिक जर्नल एंड ऑल दैट वो आप आई एम एडिटिंग द जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी स्टडीज देयर और साथ-साथ मैं काउंटर टेररिज्म और इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी पढ़ा रहा हूं। और आप बहुत से स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर भी हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके स्टूडेंट खुश हो जाएंगे कि हमारा नाम लिया गया था। तो मुझे चूंकि अक्सर सुनने को मिलता रहता है तो मैंने कहा ये बात मैं यहाँ पे भी कह दूँ। अच्छा खुरम भाई, जो अक्सर हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते रहते हैं, हम अपने लेक्चर्स में भी ये बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस फिनोमिना अ लॉट, वी हैव अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन बी बायस्ड, दैट कैन बी अनबायस्ड। ये जो इशू है सब नेशनलिज्म का, पहले तो हम इसको थोड़ा सा अनरेवल करें कि ये है क्या, ख़तरनाक है नहीं है, इसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है क्या, इसकी थोड़ी सी अगर आप डिफाइन कर सकें पैरामीटर्स। देखिए सलमान भाई, इस वक्त पाकिस्तान में जो सब नेशनलिस्ट रुझानात हैं वो खासे अरूज पे हैं। सिर्फ साबका कबायली एरियाज़ में नहीं बल्कि अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट जमातें तेज़ी से अपनी जगह बना रही हैं। इसी तरह गुज़श्ता चंद महीनों में हमने आज़ाद कश्मीर में भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट एक वेव सामने आई जो कि बिल्कुल एक थर्ड ऑप्शन की तरफ कश्मीर के हल की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में सब नेशनलिस्ट टेंडेंसीज अरूज पर हैं।
इसकी कुछ वजूहात हैं, और अगर हम उन वजूहात पर रोशनी डालें तो सबसे पहली वजह ये नज़र आती है कि हमारा जो इमरानी मुआहदा था पाकिस्तान में वो खासा शिकस्त व रीख्त का शिकार हो गया। और इस शिकस्त व रीख्त में कुछ तो जाहिर है रियासत की भी गलतियां हैं और कुछ फोर्सेस ऑफ नेचर भी होती हैं। ठीक है। इमरानी मुआहदे के हवाले से एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का ये कहना है कि हर जनरेशनल गैप के साथ एक नया इमरानी मुआहदे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और ये जो जनरेशनल गैप है आमतौर पे ये 25 से 30 साल का होता है। ठीक है। तो जो जिंदा कौमें हैं वो 25 से 30 साल के बाद अपने आइन में रेडिकल तब्दीलियां करती हैं ताकि वो एक नया इमरानी मुआहदा तश्कील पाए, जिसकी रोशनी में किसी भी मुल्क के अफराद अपने जान माल और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के बदले में दे सबमिट देमसेल्व्स टू द रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की कोशिशें उस तरह से नहीं हुई हैं। फिर हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि गुज़श्ता चंद सालों में मुल्क में जो सियासी सूरत हाल हुई उसकी वजह से भी जो रियासत और सोसाइटी का जो एक ताल्लुक था वो तकरीबन एक ब्रेकिंग पॉइंट पर डिटेरिएट हुआ है बहुत जी बिल्कुल। तो ये दो वजूहात हैं, और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस इमरानी मुआहदे की तश्कील में या इसके निफाज में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो किरदार इंटरमीडियरीज का होता है और इंस्टीट्यूशंस का होता है। इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में उस तरह से पिछले 75 सालों में पनप नहीं पाए, और जहाँ तक इंटरमीडियरीज का ताल्लुक है ये वो लोग होते हैं जो रियासत और माशरे के दरमियान सालसीन का किरदार ब्रिज होते हैं। आमतौर पर ये वो सियासतदान होते हैं जो कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के साथ मुंसलिक होते हैं। अब ये वो सियासतदान जो कि कई अरसे से एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे ये रिडंडेंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वक्त जब बदलता है तो हर वक्त एक नए पैगंबर का तकाजा करता है। पैगंबर नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल एंड ये क्लैरिटी दे दे वरना तो सोशो पॉलिटिकल डोमेन में वो जो नए पैगंबर होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उस डिक्शन में बात करें, उस ज़बान में बात करें जो उस नई नस्ल को समझ आती है। बदकिस्मती से हमारी जो ओल्ड गार्ड है उन सालसीन पर मुश्तमिल, एक तो वो उस जनरेशनल चेंज को ग्रैब नहीं कर पाई कि किस तरह से नए प्लेटफॉर्म्स को सामने रखते हुए हम अपनी नई नस्ल की ज़बान में वो बात करें जिसकी तरफ उनका इदराक भी है। दूसरा ये जो ओल्ड गार्ड थी ये अपना इखलाकी जवाज़ भी खो बैठी है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप कौमों की तरक्की देखें हर उस मुल्क की जो 1947 या इसके आस-पास हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में समाजी तरक्की उतनी तेज़ी से नहीं हुई। तो ये जो जनरेशन XY जनरेशन Z है ये समझती है कि इस नाकामी की बुनियादी वजह ये ओल्ड गार्ड थी, और जब ये अपनी रेलेवेंस और अपील खो बैठे हैं तो दे आर लुकिंग फॉर न्यू वॉइसेस। ठीक है। ये नए रिप्रेजेंटेटिव्स की तलाश में है, और ये वो पस मंज़र है जिसमें मंजूर पश्तीन जैसे लोग सामने आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मंजूर पश्तीन को मेरा ख्याल है कि अगर रियासत एक मौके के तौर पर ट्रीट करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन द लॉन्गर रन ये तहरीकें और इस किस्म के अफराद उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तश्कील नौ में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बड़ी डिटेल में बात की है, और आपने ये भी बताया कि ये जो तहरीकें हैं जो सब नेशनलिज्म की हैं या नेशनलिज्म की हैं या कोई भी हैं, वो उसके अंदर जो नया चेहरा है, नए जो लोग हैं उनको ट्रीट करना सीखे रियासत और उनसे कुछ मफाद हासिल कर ले इस सारे मसले के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो एक आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, आपने कहा अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें इसको, लेकिन अपॉर्चुनिटी के अंदर आप भी उस नशिस्त में थे, मैं भी था, और चूंकि चैथम हाउस रूल में था तो हम वो चीज़ें तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैं जस्ट वो जनरल जस्ट है वो बाहर भी है तो इसलिए मैं उस पर जिक्र कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव आता है उनकी तरफ से, एक है नैरेटिव के आप इसलिए दे रहे हैं कि मैं खुरम साहब को पे इसलिए तनकीद कर रहा हूँ कि वो अपने कपड़ों को ठीक कर लें, या आप मुझ पे करें, ये खैर आप पे तो नहीं, मुझ पे लागू होगा इस वक्त। लेकिन एक है कि यार सलमान तो है ही फारिग, और ये जो सलमान है ये तो ऐसा, ये तो सलमान है वैसे, तो डू यू थिंक कि स्टेट जो है वो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी? देखें, किसी भी समाजी और सियासी तहरीक की ग्रोथ के लिए तनकीद बुनियादी किरदार अदा करती है। बदकिस्मती से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मामले में जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इसके ज़्यादातर हामी
वो एक इको चैम्बर में ऑपरेट कर रहे हैं गुज़श्ता 6 सालों से। और वो इको चैम्बर में जो आउटसाइड व्यूज़ हैं वो उस तरह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब वो आउटसाइड या थर्ड व्यू नहीं मिलता है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, तो वो सिर्फ वही हवाले ढूंढ रहे होते हैं जो उनके वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं। यही वजह है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मैं समझता हूँ कि मैच्योर तो हुई है, लेकिन एक तामीरी तनकीद की गुंजाइश पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ भी होनी चाहिए, जिसका आमतौर पे फुकदान वहाँ पर पाया जाता है। अब कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पे हम समझते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो एक पूरा बयानिया है उस पर तनकीद क्यों होनी चाहिए? ये पहली दफ़ा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि एथनिक बुनियादों पे मोबिलाइजेशन हुई हो। इससे पहले भी कराची में आपने देखा होगा 1990s में MQM ने मुहाजिर कौम परस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की थी, और शायद अल्ताफ़ हुसैन का जो कदकाठ है वो आज के मंजूर पश्तीन से भी बहुत बड़ा हो चुका था। और चूंकि he was even part of the national grid वो हुआ, लेकिन चूंकि MQM ने वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जो किसी भी जमात की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। MQM कुछ अरसे बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब एक नासूर में तब्दील हुई। मैं नासूर का लफ्ज़ बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान के शहर कराची में ये कत्ल गारत का एक बाज़ार शुरू हुआ 2007-8 के बाद, तो शायद MQM का जो अस्करी विंग है उन्होंने ज़्यादा लोगों को मारा कंपेयर टू अल-कायदा, TTP एंड अदर एथनो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब आप किसी एक शख्स को लार्जर देन लाइफ बना लेते हैं तो कभी इम्कान है कि फिर मूवमेंट सेकेंडरी हो जाए और उस शख्स का जो एक बुत है वो मूवमेंट से आगे निकल जाए। तो बुत परस्ती वैसे ही इस्लाम में हराम है, तो इसलिए मेरा ख्याल है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी क्रिटिकली देखना होगा। वो क्रिटिकल कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहली जो बात दहशतगर्दी के हवाले से की जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं समझता हूँ इसका एक और एंगल भी है, और वो ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे हमदर्दी है, और वो हमदर्दी आपके समाज में पाई जाती है। अच्छा। और ये वो समाज है, आप बेशक किसी तारीखी वजूहात ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब आप TTP के ग्रोथ की आप बात करते हैं, ख़ास तौर पे वो जमात जो कि कबायली इलाकों में कश्त खून के ज़िम्मेदार है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि सवात और वज़ीरिस्तान में कई लोग ऐसे थे जो आगे बढ़ चढ़कर ना सिर्फ चंदे देते थे बल्कि अपने बच्चे डोनेट कर देते थे TTP के लिए कि आप इनको खुद को शामिल। सूफी मोहम्मद का बड़ा, सूफी मोहम्मद की आप देख लें कि जब अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के खिलाफ पहला काफिला जो सवात से निकला है, 10,000 लोगों पर मुश्तमिल था। उसमें कोई ISI के एजेंट या फौज के एजेंट्स नहीं थे। रादर इन 10,000 लोग ये वो थे जो एक तवील अरसे से सवात में अपनी एक जो शरीयत का एक इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक वो एक निज़ाम चाहते थे। अब शरीयत की जो इंटरप्रिटेशन, निज़ाम अदल की बात करते थे, मैं तहरीक हिफाज़त शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहा हूँ। अब ये जो TNSM का रास्ता था उस पे जो मेन स्ट्रीम इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो उससे मुत्तफिक नजर नहीं आते, ना ही उनके उस नजरिए से, ना ही उनके अप्रोच से। तो बात ये है कि समाज में दहशतगर्दों के लिए एक हमदर्दी पाई जा रही थी। तो क्या PTM ने वो इंट्रोस्पेक्शन की कि वो जो समाजी रवैये थे, क्या उन पे को तनकीद की कि आखिर इन्हीं इलाकों में दहशतगर्दी ने क्यों जन्म लिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर जब मैंने पाकिस्तान द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी ह्यूमन बॉम्ब्स किताब लिखी, विच वाज बेस्ड ऑन years of research on the profiles of militants in पाकिस्तान, जिसमें मैंने सैकड़ों की तादाद में मिलिटेंट्स को प्रोफाइल किया, उनसे इंटरव्यूज किए, उनके घर वालों से बातचीत की, उनके सारे विल्स देखी, उनके ऑडियो वीडियो मैसेजेस देखे। तो एक डोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट्स इन पाकिस्तान, वी हैव टू एडमिट, दे हैपन टू बिलोंगिंग टू द पश्तून एरियाज। तो अब आज भी पश्तून हलकों में ये बात चल रही है कि ये जो बैतुल्लाह महसूद है, ये जो नेक मोहम्मद है, ये जो कारी हुसैन है, ये जो हकीमुल्लाह महसूद है, ये कोई पंजाब से तो नाफिज नहीं हुए थे आपकी तरह। तो ये जो दहशतगर्दी का सारा नैरेटिव है ये इतना सिंपल नहीं है जितना PTM इसको पेश करने की कोशिश करती है। PTM की कोशिश होती है कि वो दहशतगर्दी के मामले में फौज और दहशतगर्दों को एक पलड़े में रख ले। मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो कौमी इंसदाद दहशतगर्दी का एक जो पूरा एक कैंपेन है ये उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों और फौज के दरमियान एक डिकोटमी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो हर जंग की सूरत हाल में होता है
आपको अस वर्सेस देम की डिकोटमी क्रिएट करनी पड़ती है नैरेटिव के जरिए। पीटीएम ने अपने बयानिए से उस नैरेटिव को जख्म पहुंचाया और अपने लोगों को ये कन्विंस किया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और इन डूइंग सो दे कंप्लीटली इग्नोर्ड द आइडियोलॉजी that drove thousands of people from rest of the Pakistan। इसमें नॉन पश्तूनों की भी एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। वो नजरिया था, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उस नजरिए के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। which drove thousands of people from Pakistan to join the Taliban Pakistan and other terrorist organizations। तो ये वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो पीटीएम के नैरेटिव में आपको नजर नहीं आती, और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इसमें जो एक वो बात करते होते हैं पीटीएम वाले भी, या उनके हमनवा आप कह लेंगे जो बात करते हैं, मैं कहते हैं ये जो दहशतगर्दी की हम बात करते हैं कि जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, इसका मतलब सिर्फ टीटीपी नहीं है, या इसका मतलब वो गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि एक साइड पे आपके लिए कुछ लोग बैड तालिबान है जो कि टीटीपी, और एक साइड पे आपके लिए कुछ गुड तालिबान है। इसी तरीके से आपने प्रॉक्सीज लॉन्च की इधर उधर और ये किया और वो किया, तो उनको आप पैटर्नेज देते हैं। वो इस चीज के ऊपर, इस प्रीमाइस के ऊपर लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो तफरीक है वो तो पीटीएम में भी मौजूद है। ये अफगान तालिबान के खिलाफ तो बहुत वोकल थे। जब बाबा गनी बाबा की पेट्रोनेज हासिल की पीटीएम को, मुलाकातें भी होती थी मोहसिन वजीर की भी, मोहसिन दावड़ की भी, मंजूर की भी। तो चूंकि अफगान तालिबान उस वक्त गनी बाबा के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अफगान तालिबान के खिलाफ ये बहुत वोकल थे। लेकिन पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कभी भी क्लियर पोजीशन ये नहीं लेते हैं। एक बड़ा एक एम्बिगुअस सा इनका एक नैरेटिव होता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी तालिबान आमतौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कई हवालों से पीटीएम की हामी नजर आती है, क्योंकि उन्हें पीटीएम की सूरत में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। शायद टीटीपी ये समझती है कि पीटीएम जिस किस्म का नैरेटिव दे रहा है वो टीटीपी को भी वो एक तरह से ये म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग नैरेटिव्स है, कन्वर्जेंस हो जाती है। दूसरा जो बात की जाती है गुड तालिबान और बैड तालिबान की, आप बात कर लें कि उस गुफ्तगू में भी बात हुई मसूद अजहर के हवाले से, हाफिज सईद के हवाले से, तो यकीनन जैश मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, ये पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं। फैटफ में भी जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा रही थी वो जनरली दे वर रिलेटेड टू लश्कर तैयबा, और उनको पाकिस्तानी कोर्ट्स ने बाकायदा वो किया, एक मुख्तलिफ तरीके से डील कर रहे हैं। वो इसलिए कि ये जो तंजीमें हैं जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये 90s में तो ऑपरेट कर रही थी, लेकिन 2001 के बाद इन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हमले नहीं किए। ना सिर्फ ये एंटी पाकिस्तान जिहाद के मुखालिफ रहे, बल्कि इन्होंने ओपनली उसको चैलेंज भी किया। इन्होंने टीटीपी को डिनाउंस किया, टीटीपी के खिलाफ फतवे जारी किए कि आपका ये जो जिहाद मुसलमानों के खिलाफ है, इसकी शरीयत में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि हाफिज मोहम्मद सईद को भी टीटीपी ने टारगेट करने की कोशिश की। यही वजह है कि टीटीपी मौलाना फजलुर रहमान को भी टारगेट करने की कोशिश की, और हर वो मजहबी आवाज जो टीटीपी से मुत्तफिक नहीं है उसको उन्होंने टारगेट किया। बिल्कुल, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर रियासत की अप्रोच मुख्तलिफ है जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हवाले से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि टीटीपी की तरह इन्होंने पाकिस्तान में हमले नहीं किए हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों का खून उस तरह से नहीं बहाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि रियासत जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा को मसला नहीं समझती है। मसला है, तभी तो हाफिज मोहम्मद सईद कई साल से इज अंडर कस्टडी, ठीक है। इनके कई लोगों को किया गया, इनके एसेट्स सीज किए गए, तो जो कुछ बन पा रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। तो ये वो एक और कॉम्प्लेक्सिटी है जो पीटीएम फेल्स टू सी, और मेरा ख्याल है कि अगर पीटीएम हैज टू ग्रो एज अ सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, तो इन्हें दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ा क्लियर पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि दहशतगर्दी सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान का मसला नहीं है। दहशतगर्दी पूरे खित्ते को बल्कि आलमी अमन को चैलेंज किए हुए है, और इस नैरेटिव के साथ पीटीएम इलाकाई या बैनुल-अक़वामी हिमायत भी खो बैठेगी। लेकिन ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये तो नैरेटिव की बात हो गई। कुर्बानियां तो बहरहाल हमारे केपी के लोगों ने दी हैं। अभी आपने वो बच्चा जो एक जीसी कैडेट हमारा शहीद हुआ अपनी लकी मरवत के अंदर, तो वो हमारे आपके एक स्टूडेंट है तैमूर खान मरवत, और वो लोग मुझे अक्सर दे यूज्ड टू टेल मी स्टूडेंट आई यूज्ड टू गो ओवर देयर एज वेल, मैं आता जाता रहा 8 साल उधर। People did play a role in combating against TTP on their own as well at certain points and pockets. एक तो वो मसला, दूसरा ये कि ग्रीवेंसेस भी हैं, हैव नॉट्स का मसला है, पॉलिटिकल लेजेंड, फिर फाटा का मर्जर, फिर सारे मसाइल, गवर्नेंस का बुरा होना,
तो वो जो ग्रीवेंसेस हैं ये भी तो ट्रांसलेट होती हैं ना इस सारी चीज़ के अंदर। पाकिस्तानी माशरे को उस ट्रॉमा को एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो कि फाटा, खास तौर पे फाटा के लोग और सवात के लोग गुजरे जिस ट्रॉमा से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना घर छोड़ना किसी भी वजह से आसान नहीं होता। वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जिसमें कोलैटरल डैमेज भी हुआ, प्रॉपर्टीज़ भी तबाह हुई, और ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि रियासत उस तरह से रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए। लेकिन जब बात आती है रियासत के किरदार की तो इसमें तो सिविल और मिलिट्री दोनों डोमेन्स शामिल हो जाती हैं। मिलिट्री ने तो अपना किरदार अदा कर लिया, वहाँ से दहशतगर्दों के सेंचुरीज को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो सिविलियन जो गवर्नमेंट थी वो उस तरह से रिहेबिलिटेशन का को इम्प्लीमेंट नहीं कर वो जो सकी। क्वाइन की स्ट्रेटेजी थी हमारी वो पूरी तरह उसको implement नहीं कर सके। जो नॉन काइनेटिक जो एक स्ट्रेटेजी थी या कंपोनेंट था उसको हमारी सिविलियन गवर्नमेंट उस तरह से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकी। जब फाटा के मर्जर की बात हुई, जो रकम कमिट की गई थी रियासत पाकिस्तान वो नहीं दी गई। 3 अरब रुपए के करीब, जो आज सिक्का राइजुल वक्त गालबन 800 अरब रुपए बनते हैं। अगर वो 800 अरब रुपए जिसका वादा हुकूमत पाकिस्तान ने किया था आज भी फाटा की तरक्की पर खर्च हो जाए तो यकीनन ये जो डिसेंट और ये जो ग्रीवेंस की आप बात कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ ग्रे एरियाज हैं जो पीटीएम मिस कर देती है। क्या जो पश्तूनों की महरूमी का एक नैरेटिव है पाकिस्तान में, क्या वो वाकई इतना दुरुस्त है जितना पीटीएम इसको करती है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पश्तून्स इन द पावर कॉरिडोर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में रियासत या हुकूमती ताकत का जो महवर मरकज़ है वो पाक फौज है और इससे मुंसलिक इदारे हैं। अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई थी 2 साल कबल जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन और यूसी शिकागो के प्रोफेसर्स ने 1971 से लेकर 2019 तक के जो कोर कमांडर्स आए हैं पाकिस्तान की फौज में उनकी प्रोफाइलिंग की। अच्छा। एंड दे फाउंड आउट कि जो पश्तून है पाकिस्तानी, दे वर ओवर रिप्रेजेंटेड इन दैट पर्टिकुलर सेटअप। जो कोर कमांडर्स जो कि who are basically calling shots in Pakistan in the security domain, number one। अच्छा। आप पॉलिटिक्स की बात कर लें कि गुज़श्ता 15 से 20 सालों में जो हमारे पश्तून भाई हैं, बहनें हैं, कम्युनिटी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, विच इज़ वेरी, मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है कि रियासत को आहिस्ता आहिस्ता हर एथनिसिटी को ऑन बोर्ड करना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एथनिक कोर है वो पश्तूनों पर मुश्तमिल है और पंजाब और सिंध हर जगह पे उनकी एक है, लेकिन प्रीडोमिनेटली सब पश्तून। और इसी तरह से आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें, इस्लामाबाद में आज जब फिर रहे होते हैं तो सबसे जो ज़्यादा ज़बान फ्रीक्वेंटली आपको सुनने को मिलती है वो पश्तो है। तो पाकिस्तान कई कौमों का एक गुलदस्ता है और आपको लोग बड़े रिसेप्टिव हैं, ठीक है। तो जो पावर कॉरिडोर्स में पश्तूनों की एक रिप्रेजेंटेशन है उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो अंडररिप्रेजेंटेड नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जज जो गए वो भी पश्तून थे, जो आए वो भी पश्तून है। इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, रादर ये अक्कासी करता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो इन चीज़ों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। जो साउथ की महरूमियाँ हैं कबायली इलाकों की वो यकीनन है, उस ट्रॉमा को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन जो प्लेन एरियाज हैं पश्तूनों के, वहाँ पर जो एक रिप्रेजेंटेशन है पावर कॉरिडोर्स में वो समटाइम्स इट्स डिस्प्रपोर्शनेट, और उसको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि रियासत पाकिस्तान ने अकोमोडेट किया है। अब महरूमी की बात आएगी तो आमतौर पर ये भी किया जाता है कि अब पहले तो वो पंजाबी एक साम्राज्य की बात होती थी, अब पंजाबी पश्तून साम्राज्य की बात होती है। अच्छा। अगर कोई अंडर रिप्रेजेंटेड है इस मुल्क में तो वो तो सिंधियों का गिला बनता है, बलोचियों का गिला बनता है, सराइकियों का गिला बनता है। तो पंजाबी और पश्तून तो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी जो पीटीएम है वो बहुत एक सिंपलिस्टिक एक नैरेटिव देती है और इसको ये थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो पूरा एक कम्युनिटी को ये खुद दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे ये, क्योंकि उसी निशिस्त के अंदर एक बहुत सीनियर आदमी था, उनका नाम हम याद नहीं ले सकते, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो खुद भी पश्तून है और बहुत बड़े पश्तूनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अभी जिस महफिल से आ रहा हूँ वो एक पश्तून के जाने की, एक पश्तून के आने की, और वहाँ पे खाना जिसको कैटरिंग को दिया वो भी पश्तून, जो सर्व कर रहे वेटर वो भी पश्तून। तो कहते हैं कि फिर और पश्तून, हम पश्तूनों को क्या चाहिए। खैर वो तो ऑफ द कफ। इसका एक समाजी एक नुक्ता नजर ये भी है कि आज जो सबसे बड़ा पश्तून शहर है वो कराची है, पेशावर या कंधार नहीं है। ऐसे ही इसी तरह जो पश्तूनों के जो ट्रेड लिंक्स हैं
वो जनरली लाहौर कराची की तरफ है, काबुल की तरफ नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक बड़े वेल एंट्रेंच्ड, मैं समझता हूँ ये इंटीग्रेशन है जो पाकिस्तान में मौजूद है। तो पीटीएम जो एक ये सिंपलिस्टिक नैरेटिव देती है, आपने सिंपलिस्टिक हकीकत से बहुत दूर है। सिंपलिस्टिक नैरेटिव की बात की है, 2 दफ़ा कर दी, तो इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है। पीटीएम डाटा देती है, पीटीएम कहती है जी कि इतने लोग बेघर हुए, इतने लोग इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अंदर हैं, इतने लोग जो हैं वो शहीद हो गए वहाँ पर। मतलब एक ट्रॉमा है ना, इतने लोगों की ख़वातीन बैठी हुई हैं और उनको पता नहीं है कि उनके लोग कहाँ पर हैं वगैरह वगैरह। वो जो ये डाटा देते हैं, इफ़ इट्स ट्रू तो उसको क्यों नहीं हम ऑन करते, एंड इफ इट्स नॉट ट्रू, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं इफ इट्स नॉट ट्रू, तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा? अगर मैं रियासती नुक्ता नज़र इस पे पेश करूं तो आपको याद होगा कि 2007-8 में पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में था। सिर्फ पश्तून एरियाज नहीं, हम इस्लामाबाद लाहौर में बैठ कर खौफजदा होते थे कि किसी भी वक्त खुदकुश बमबार हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया था, मसाजिद में जाना छोड़ दिया था, लोग अपने घरों में महफूज नहीं थे। उन दिनों में अगर किसी खुदकुश बमबार को भी रंगे हाथों पकड़ लिया जाता था तो उसको आपकी कोर्ट्स की तरफ से छोड़ दिया जाता था। जो एक्विटल रेट है पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म के केसेस में, वो आज भी 95% है कि 95% लोग जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ले जाए जाते हैं दहशतगर्दी के शुबे में, उनको छोड़ दिया जाता है, सिर्फ 5% को सज़ा होती है। उसमें 2 बुनियादी एलिमेंट्स थे। एक तो ये है कि आपके रियासती इदारों के पास वो एविडेंस कलेक्शन, प्रोसिक्यूशन और वो जदीद सहूलियात मैसर ट्रेनिंग थी, फोरेंसिक के मसाइल थे कि वो इस्टेब्लिश किए जा सके, लेजिस्लेशन के शदीद मसाइल थे। मुझे याद है कि पीर बधाई से एक खुदकुश बमबार जैकेट पहने हुए गिरफ्तार हुआ था। आपको मालूम है चंद हफ्ते बाद उसकी जमानत हो गई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कानून में खुदकुश जैकेट को एज अ हथियार डिफाइन ही नहीं किया गया और इस वजह से उसकी जमानत हो गई। अच्छा। तो जब आपके कानून में भी सुकम है, आपके पास टेक्निकल नो हाउ भी नहीं है, फोरेंसिक भी नहीं है, तो 95% लोग तो छूट चले जाते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। इन मसाइल को सामने रखते हुए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए और चूंकि मसले की नौयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि आपके हज़ारों मील पर फैले हुए इलाके दहशतगर्दों के हाथ में चले जा चुके थे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़े, आपको लोगों को उठाना भी पड़ा, एक्स्ट्रा जुडिशली भी कुछ को सेटल करना पड़ा। लेकिन अब तो इस बात को भी 15 साल हो चुके हैं। अब तो मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान और उसकी जुडिशरी में वो कैपेसिटी डेवलप हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान आईने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रिट को, पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज कर रहा है, उसे कानूनी तरीके से हम, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया। हम, चीन हमारा बहुत करीबी दोस्त है, हम चीन से क्यों नहीं सीखते? हांगकांग में इतनी बड़ी एक तहरीक चली चीन मुखालिफ, जिसको पूरे मगरिब की सपोर्ट शामिल थी, हासिल थे। क्या चीन ने हांगकांग के लोगों को उठा के इस तरह से गुम किया था जैसे हम डिसअपीयर एक पर्सन्स को वो कर रहे? दे गेव अ लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स, अ लीगल रिस्पॉन्स। लेजिस्लेशन कर दी कि जो शख्स भी चीन के कौमी तराने की तौहीन करेगा उसको कैद कर दिया जाएगा, कौमी परचम की चीन की अगर तौहीन करेगा उसको इतने माह की कैद दे दी जाएगी। तो क्या हम एक लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दे सकते? मेरा ख्याल है कि जो मैंने पहले बात की वो 2014 में तो बड़ी वैलिड थी, लेकिन अब हम 2024 भी ख़त्म होने वाला है, तो हमें जुडिशल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी ताकि पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज कहीं से भी आता है उसको एक कानूनी तरीके से निपटा जाए और हम एक जदीद नेशन स्टेट की तरह हम ऑपरेट कर सकें। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं सर। एक तो मेरा क्वेश्चन जो पहला वाला है वो ये है, सेकंड लास्ट उसको मैं कहूँगा कि चैलेंज है एक बहुत बड़ा। बहरहाल आपकी जो बातचीत है और हमारा ज़रा ख्यालात बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, तो चैलेंज तो बहरहाल ये है, उनके ग्रीवेंसेस भी हैं, इश्यूज़ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। बलूचिस्तान में भी मैं और आप पता जाते रहे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो एक तो ये कि उसकी डिलीवरेंस का सोल्यूशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नैरेटिव का सारा मामला है जिसके अंदर ये जो एथनोसेंट्रिसिज्म है ये सेंटर स्टेज ले लेती है, इसको एड्रेस करने का क्या तरीका है? पहले आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं आपसे आपके सवाल। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हमने बात की कि कोलैप्स कर चुका है, उसको रिस्टोर कौन करता है? उसको रिस्टोर पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है।
पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जब जमहूरियत मौजूद हो, सिर्फ इंतखाबी, मैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जमातों में जमहूरियत मौजूद हो। पाकिस्तान में समहाउ गुज़श्ता 2 अशरों में डीपोलिटिसाइजेशन का एक अमल शुरू हुआ है। सियासी जमातों ने मोरिसी सियासत की जिसकी वजह से वो अपनी अपील खो बैठी। तो जब एक वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो जो एक सेंटिमेंट जन्म ले रहा है माशरे में, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। तो अगर फ़र्ज़ किया इस बहरानी कैफियत में मंजूर जैसे चंद लीडर सामने आ गए तो मेरा ख्याल है कि ये एक मौका है अच्छी बात को रीपोलिटिसाइज फिर कैसे किया जाए। इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, जैसे भी हुए, एक हुकूमत मौजूद है। मेरा ख्याल है ये जो एक सेंस ऑफ ये एम्पावरमेंट का फुकदान है इस वक्त पाकिस्तान की यंग जनरेशन में। 65% पाकिस्तानी 30 से कम है। इस जनरेशन को हमें ऑन बोर्ड करने के लिए माशरे को रीपोलिटिसाइज करना होगा। और उसका एक बड़ा तरीका ये है कि अब हमें शायद जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी तरफ भी जाना पड़े, ताकि ये जो एक आ रहा है कि जी हमारे पास वो पावर नहीं है, सियासी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक बल्दियाती अमल के ज़रिए वो एक सारे उस प्रोसेस का आगाज़ किया जाए। तो वो जो एक एम्पावरमेंट आएगी उसका असर पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इट कैन बी वन स्टेप फॉरवर्ड कि अभी जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं उनको एक दफ़ा दोबारा असर नौ तरतीब किया जाए और बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाए। आखिरी सवाल सर मेरा यह, यू बीइंग फ्रॉम द एकेडमिक फ्रेटर्निटी, यू टीच किड्स, किड्स तो नहीं कहूँगा मैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं तो स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा होगा एक बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान के तालिब इल्म की जहनीत के अंदर भी। सुनने को तैयार नहीं है वो, पढ़ने को तैयार नहीं है वो, और जब पढ़ने और सुनने को तैयार नहीं है तो वो अपना फिर उनका एक वेल इन्फॉर्म्ड नैरेटिव जो वो आता है सबके सामने। अभी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड इस पे बात भी हो रही थी और आपने मुझसे शिकवा भी किया था, तो मैंने आपको कुछ पस मंज़र बताया कि मैं क्यों इतना भरा हुआ हूँ अंदर से। आप कैसे एड्रेस करने का सोचते हैं? बिकॉज यू ऑब्वियसली डील डे इन डे आउट विद दीज स्टूडेंट्स, उनके क्वेश्चंस हैं, क्रिटिक्स हैं, ठीक है, हमारा उनसे जो भी इख्तलाफ है, लेकिन भारत उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं। रियासत ने डिलीवर नहीं किया, मेट्रोपोल में बैठा हुआ बच्चा जो है अगर डिसअपॉइंटेड है, और ये वाले नैरेटिव्स जो हैं वो उसको अब अपील करते हैं। तो क्या हाल है आपके पास बीइंग अ टीचर? आई एम अफ्रेड कि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है इस सवाल के जवाब में। वो इसलिए क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं इसको पोस्ट ट्रूथ एज, इसको द एज ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है। ये वो दौर है जहाँ शायद अवाम उन्नास के लिए डेवलपमेंट मैटर नहीं करती है, शनाख्त और शनाख्त से जुड़ी सियासत ज़्यादा मैटर करती है। और ये पूरी दुनिया में आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, जहाँ पर जो डेवलपमेंट का नैरेटिव था बिल्कुल फेल हो चुका है। स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स सामने आ रही है। वो स्ट्रॉन्ग मैन बेशक डिलीवर करें ना करें, एज लॉन्ग एज वो लोगों की वो जो हिस्स है, सेंटिमेंटल अप्रोच है, अगर वो उसको ट्रिगर जानते हैं तो ही कैन बी अ ग्रेट लीडर। आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, ट्रम्प इज अबाउट टू मेक अ कमबैक। क्या उन्होंने उस तरह से डिलीवर किया जैसा कि अमेरिकी एक सियासी खासा रहा है? इसी तरह आपको रूस में नज़र आती है स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स। इसी तरह से पूरे यूरोप में आप देख रहे हैं, चाइना में वेलफेयर स्टेट था पूरा यूरोप, और जिस तरह से फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज अब वहाँ मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं कि जो सेंटर राइट पार्टीज थी या लिबरल पार्टीज थी वो बिल्कुल मार्जिन पे जा चुकी हैं। और तमाम तर डेवलपमेंट और वेलफेयर के बावजूद वहाँ पर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है फार राइट के अरूज की सूरत में वो आपको मिल रही है। बदकिस्मती से हम एक आइडेंटिटी के दौर में रह रहे हैं, और आप का नैरेटिव जितना भी सब्सटेंटिव क्यों ना हो, अगर तो आप लोगों की वो जिसको अरिस्टोटल ने कहा था पैथोलॉजिकल अपील नहीं है ना लीडर में, कि वो अवाम की इमोशनल साइड से अगर वो खेलना नहीं जानता तो ही और शी कैन नेवर बी अ गुड लीडर। और ये बात जितनी जल्दी हमारी सियासी लीडरशिप को समझ आ जाएगी वो उतना ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीटीएम की भी आप बात कर लें तो इसको भी आप एक पोस्ट ट्रूथ एज से जोड़ सकते हैं कि नो मैटर कि नैरेटिव में कितना ही झोल क्यों ना हो, दहशतगर्दी के हवाले से, ओवरऑल पश्तून महरूमी के हवाले से, या जो एक रेसिस्ट नैरेटिव है पीटीएम का खास तौर पर, ये तीसरा नुकता था जिसकी तरफ मैं आना चाहता था। लेकिन जिस तरह से ये पूरी पंजाबी रेस को डिमोनाइज करते हैं और एक अस वर्सेस देम डिकोटमी क्रिएट करते हैं, तो ये जितना भी फ्लॉड क्यों ना हो उनकी अपील में इजाफा हो रहा है। तो ये आप इसको पोस्ट ट्रूथ एज से जोड़ के देखेंगे तो समझ आ जाएगा। और मेरा ख्याल है रियासत हैज़ वेरी फ्यू ऑप्शंस। It's not just the state of Pakistan, but anywhere in the world.
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने My आज दोबारा हमें टाइम दिया बड़े अरसे बाद। आप ऑस्ट्रेलिया की ब्रेक से वापस आए तो आप गायब थे, तो मेरे हथे वैसे ही आप चढ़ गए। तो you आज very हमने much आपको for having me, बिठा Salman. लिया और आई होप के आई विल कीप यू नो बगिंग यू इन Anytime. फ्यूचर एज वेल, क्योंकि ये जो मौजू है ऑब्वियसली अब नाउ प्रिपेयर फॉर द ग्रेट ट्रोलिंग क्योंकि yes. मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मौजू है हाँ, कि जिसपे आप जितना मर्जी ऑब्जेक्टिव हो जाए, आप तनकीद की गुंजाइश नहीं तनकीद की गुंजाइश So we नहीं should है। both be Constructive prepared तनकीद की। for trolling. यस after यस this episode. वो जिस तरह थिक स्किन हो चुके होते हैं तो वो हो चुकी है बात। Let's be तो आई होप के लेकिन ज़ाहिर है डिस्कोर्स में लाना इसको ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है इसके ऊपर। और रियासत की भी जो जिम्मेदारी है, जैसे आपने बड़ा अच्छा बीच में 2 पॉइंट्स रियासत के हवाले से उठाए, अगर वो अक्लमंद हुए तो सुनेंगे कि इमरानी माहदे पे आपने बात की जो कि एक्चुअली रेनोवेशन ऑफ एवरीथिंग जो कि इस वक्त हम जिसमें रह रहे हैं उसकी है, और दूसरा ये कि डिलीवरेंस की है। तो वो नहीं होगा तो ये मसले इसी तरीके से चलते रहेंगे। आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।